बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। बायोलॉजी उस फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है जी साउंड। चैप्टर नंबर 12, वेव मोशन एंड साउंड। इसमें हम साउंड को डिस्कस करना शुरू करेंगे आज। सबसे पहले हम बात करते हैं कि साउंड होती क्या है, व्हाट इज साउंड। पहले साउंड की बात करते हैं। याद रखिएगा, साउंड अलग चीज़ है, साउंड वेव अलग चीज़ है। ठीक है, ये दोनों अलग चीज़ें होंगी। साउंड अलग चीज़ है, वेव्स अलग चीज़ होती है, साउंड वेव। अच्छा जी, अब साउंड क्या होती है जी? साउंड कहते, पहली बात, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपने चैप्टर 8 में पढ़ा है कि आपके पास एनर्जीज होती हैं जी कायनात के अंदर। आपके यूनिवर्स में मैटर के अलावा एनर्जीज भी पाई जा रही होती है जिनमें एबिलिटी होती है वर्क करने की। और एनर्जी जो है आपके पास कई शक्लों में, कई फॉर्म में पाई जाती है। मिसाल के तौर पे लाइट एक एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है, न्यूक्लियर एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी होती है। इसी तरीके से साउंड भी एक एनर्जी है। साउंड को भी आप एक एनर्जी कहोगे। साउंड इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी की फॉर्म है। जब ये किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो ये उस ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन क्रिएट कर देती है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में आ जाता है, यानी उसमें वर्क हो गया। मिसाल के तौर पे ये एक साउंड एनर्जी है जी, और जब ये हमारे कान पर पड़ती है तो हमारे कान में एक छोटा सा पर्दा होता है जिसको हम कहते हैं एयर ड्रम। तो जब साउंड एनर्जी उस एयर ड्रम पे पड़ेगी तो आपका एयर ड्रम ऐसे वाइब्रेट करने लगेगा, आगे पीछे ऐसे ऐसे मूव करने लगेगा, वाइब्रेशन हो जाएगी। तो ये आपकी इस साउंड ने क्या किया, आपके इसके एयर ड्रम में वर्क करना शुरू कर दिया जी। ये वर्क हो रहा है जी, फोर्स लग रही है, मोशन हो रहा है, तो ये वर्क हो रहा है। तो इसने एक वर्क किया, लिहाजा इसको आपने क्या कह दिया कि ये एक एनर्जी है, क्योंकि इसके अंदर वर्क करने की सलाहियत है। तो साउंड एक एनर्जी होती है, इसमें वर्क करने की सलाहियत होती है। जब साउंड किसी भी चीज़ से टकराएगी तो ये उस ऑब्जेक्ट में वर्क पैदा करेगी, वाइब्रेशन की सूरत में वो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करने लग जाता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये एक एनर्जी की शक्ल है। तो कई शक्लें हैं हमारे पास, एनर्जी की कई फॉर्म्स हैं, लाइट, हीट और काइनेटिक, पोटेंशियल। और अब हम कहेंगे साउंड भी एक एनर्जी है। साउंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। उसके बाद दूसरी चीज, इट इज एसोसिएटेड विद वाइब्रेशन। एसोसिएटेड विद वाइब्रेशन। अच्छा, हमने जब चैप्टर 8 पढ़ा तो हमने देखा कि एनर्जी जो है वो किसी न किसी चीज़ से एसोसिएट होती है, जुड़ी हुई होती है। मिसाल के तौर पे अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो वहाँ कौन सी एनर्जी होती है, वहाँ कौन सी एनर्जी एनर्जी जो है वो मोशन से जुड़ी हुई है, काइनेटिक एनर्जी। अगर आपका एक ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो आप कहोगे उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। अगर आपका एक ऑब्जेक्ट अगर एक ऊंचाई पे चले जाता है, हाइट पे पहुंच जाता है, तो अब आप कहोगे कि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। अगर एक ऑब्जेक्ट में टेम्परेचर का फर्क आ जाता है, वो ज़्यादा गर्म कर दो उसको, आप ज़्यादा ठंडा कर दो, उसका टेम्परेचर में फ़र्क डाल दो, आप कहोगे उसमें हीट एनर्जी आ गई। तो एनर्जी जो है वो किसी ना किसी चीज़ से एसोसिएट होती है। मिसाल के तौर पे ये एक ऑब्जेक्ट है और आपको ये मोशन में नज़र आ रहा है, तो अब आप क्या कहेंगे, इसके अंदर कौन सी एनर्जी है? आप देखेंगे जी मोशन, और मोशन से एसोसिएट होती है जी काइनेटिक एनर्जी, तो आप कहोगे इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। इसी तरीके से अगर आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट था, यहाँ पर आप इसको ऊंचाई पर ले गए, यहाँ ले जा करके रख दिया, आपने इसमें हाइट कवर की है। अब हाइट से कौन सी एनर्जी जुड़ी हुई होती है? पोटेंशियल एनर्जी। अब आप कहोगे कि इस ऑब्जेक्ट में कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। इसी तरीके से अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जी, इसके अंदर 45 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है, आपने इसका टेम्परेचर इंक्रीज करके 100 पहुंचा दिया। अब इसके अंदर एक एनर्जी जो है उसका इजाफा हो गया, इसके अंदर एक एनर्जी बढ़ गई। कौन सी एनर्जी बढ़ गई? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से कौन सी एनर्जी होती है? हीट। तो हम कहेंगे इसके अंदर हीट आ गई, हीट एनर्जी ऐड हो गई। तो हम क्या देख रहे हैं जी, एनर्जी जो है वो किसी चीज से एसोसिएट होती है, जुड़ी हुई होती है। इसी तरीके से ये जो आपकी साउंड एनर्जी है ना, ये एसोसिएट है जी वाइब्रेशन से, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा उसमें जो एनर्जी होगी उसको आप कहोगे साउंड एनर्जी। कैसे, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बट ये याद रखिएगा, वाइब्रेशन से एसोसिएट है साउंड एनर्जी, मोशन से एसोसिएट होती है काइनेटिक एनर्जी, हाइट से एसोसिएट होती है पोटेंशियल एनर्जी, टेम्परेचर डिफरेंस से एसोसिएट होती है हीट एनर्जी, और वाइब्रेशन से एसोसिएट होती है साउंड एनर्जी। अब ये क्या मामला है जी, कैसे वाइब्रेशन से साउंड एनर्जी एसोसिएट होती है? इसके लिए अब हम एक पेंडुलम को ले लेते हैं। ये हमारे पास पेंडुलम की मीन पोजीशन, ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशन ओ और बी, ए बी और ओ। ठीक है, तो ये आपके पास एक पेंडुलम है, और अब
आपने इसके अंदर वाइब्रेशन क्रिएट की है। ये अपना ए से ओ से बी ऐसे वाइब्रेट हो रहा है। ए से ओ जाता है, ओ से बी जाता है, फिर बी से ओ आता है, ओ से ए, ऐसे वाइब्रेट हो रहा है। अब जाहिर बात है ये पेंडुलम शुरू में था स्टेट ऑफ रेस्ट में, रुका हुआ था। आपने इसमें एनर्जी प्रोवाइड की होती है अपने हाथों की मदद से। आप इसको एक एनर्जी का इनपुट देते हैं, आप इसमें एक एनर्जी डालते हैं तो ये वाइब्रेट करेगा। ठीक है, आपके पास एक पेंडुलम रुका हुआ है, आप उसको अपने हाथों की मदद से उसको मूवमेंट में लाओगे, मोशन में लाओगे, तो इसका मतलब है आपने अपने हाथों की मदद से उसके अंदर एक एनर्जी डाल दी। बगैर एनर्जी के, अगर ये एनर्जी नहीं होती, आपका ये ऑब्जेक्ट वाइब्रेट नहीं होता। तो हमने क्या किया, हमने अपने इस पेंडुलम के अंदर एक एनर्जी डाल दी जी। इस पेंडुलम के अंदर हमारे पास एक एनर्जी मौजूद हो गई है। अब ये जो पेंडुलम है इसके अंदर जो एनर्जी हमने ऐड की है, आपको लॉ याद होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि जी एनर्जी खत्म नहीं होती है, एनर्जी कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। तो जब ये ए पोजीशन पे है तो आपने जो एनर्जी डाली थी ना, वो यहाँ ए पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में होती है, ओ पोजीशन पे वो काइनेटिक एनर्जी की सूरत में होती है, और बी पोजीशन पे भी वो पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में होती है। ये सब हमने पढ़ा है लॉ, इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी पे। तो आपने जब एक पेंडुलम में मोशन क्रिएट किया तो आपने उसके अंदर एनर्जी डाल दी। अब एनर्जी जो है, जब तक ये पेंडुलम मूव कर रहा है, आपकी ये एनर्जी सिर्फ कन्वर्ट हो रही है। अगर एक्सट्रीम पोजीशन पर है, यानी ए और बी पोजीशन पे है, तो आपकी ये जो टोटल एनर्जी आपने इनपुट की थी ना, ये पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में पाई जाएगी। अगर आपका पेंडुलम ओ यानी मीन पोजीशन पे है, तो फिर आपकी जो एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में डाली। यानी अगर आपने मिसाल के तौर पे अगर आपने 10 जूल एनर्जी दी थी ना, तो जब ए पर होगा तो ये 10 जूल पोटेंशियल एनर्जी होगी, जब ओ पे होगा तो ये 10 जूल काइनेटिक एनर्जी होगी, और जब बी पे था तो ये 10 जूल पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये आपकी एनर्जी बस कन्वर्ट हो रही है। लेकिन क्या पेंडुलम हमेशा ऐसे ही मूव करता रहेगा? अगर आपने एक पेंडुलम में एनर्जी अप्लाई की और पेंडुलम वाइब्रेशन में आ गया, तो क्या वो ताहयात जिंदगी भर ऐसे मूव करेगा? नहीं। आहिस्ता आहिस्ता आपको महसूस होगा कि उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, और एक टाइम आएगा वो रुक जाएगा। रुक जाएगा क्यों? एनर्जी तो खत्म नहीं होती। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी खत्म नहीं होती, तो हमारे पास ये एनर्जी तो खत्म नहीं होनी चाहिए, ये 10 जूल ही रहनी चाहिए। होता क्या है जी, आपके इस पेंडुलम के इर्द गिर्द एयर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, हवा के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, और हवा के मॉलिक्यूल्स इस पेंडुलम के मोशन को रेसिस्ट करते हैं, रोकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि एयर फ्रिक्शन अप्लाई हो रही है, हवा की रगड़। क्योंकि आपको पता है जी, फोर्स, अगर आप एक मोशन को रोकने के लिए फोर्स लगाते हो उसको आप कहते हो फ्रिक्शन। तो आपके इस पेंडुलम के इर्द गिर्द जो हवा के मॉलिक्यूल्स है ना, वो आपके इस पेंडुलम की मोशन को रेसिस्ट करेंगे, रोकेंगे। पलटे में क्या होता है जी, आपकी जो एनर्जी है पेंडुलम के अंदर, उसमें से कुछ एनर्जी इस पेंडुलम में से लॉस हो जाएगी, इस रेसिस्ट को बैलेंस करने के लिए, एयर फ्रिक्शन को बैलेंस करने के लिए आपका पेंडुलम अपनी कुछ एनर्जी निकाल देगा। ये जो एनर्जी निकल रही है ना पेंडुलम से, ये किस शक्ल में निकलेगी? ये निकलेगी साउंड की शक्ल में, आवाज की शक्ल में। ऐसे आपके पेंडुलम में से थोड़ी थोड़ी सी एनर्जी आवाज की सूरत में निकलती जाएगी, साउंड की सूरत में निकलती जाएगी, आपके पेंडुलम की एनर्जी कम होती जाएगी। पहली वाइब्रेशन थी चीज आपके पास 10 थी, दूसरी वाइब्रेशन हुई 8 रह गई, दो जूल एनर्जी कहाँ गई? साउंड की शक्ल में निकल गई। ऐसे आपके जो है एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस कर रहा होता है, इट इज प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। तो दोबारा इसको अगर हम सिंप्लिसिटी की तरह सूरत में बयान करें, तो अगर हम एक पेंडुलम को जब हम एनर्जी देते हैं, ये मैंने आपके इस पेंडुलम को एनर्जी सप्लाई की, तो आपका पेंडुलम जो है वो वाइब्रेशन में आ जाता है। अब जब वाइब्रेशन में आएगा, मोशन में होगा, तो जब इसकी एक्सट्रीम पोजीशन में होगा तो ये एनर्जी पोटेंशियल, और जब मीन पोजीशन पे होगा तो ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की सूरत में होगी। आपके इस पेंडुलम को एयर मॉलिक्यूल्स ने घेरा हुआ है, आपके एयर मॉलिक्यूल्स इस पेंडुलम की वाइब्रेशन को अपोज करेंगे, रेसिस्ट करेंगे, इसको रोकने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके पेंडुलम में से कुछ एनर्जी निकलना शुरू हो जाएगी। आपके पेंडुलम की आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी, और एक टाइम आएगा आपके पेंडुलम में से सारी एनर्जी निकल जाएगी, आपका पेंडुलम रुक जाएगा।
तो ये जो आपके एयर मॉलिक्यूल एयर फ्रिक्शन की वजह से आपके पेंडुलम में से जो एनर्जी रिलीज हो रही है ना, ये रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ साउंड, आवाज की सूरत में। तो इसको अब हम कहते हैं जी ऐसे कि साउंड इज प्रोड्यूस बाय, ये यूं भी कहते हैं इट इज एसोसिएटेड विद वाइब्रेशन, या ये भी कहते हैं कि साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा होगा तो वो अपने अंदर से आवाज पैदा करता है। साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, इसलिए हम कहते हैं कि इट इज एसोसिएटेड विद वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन से जुड़ी हुई होती है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा, जाहिर बात है उसके इर्द गिर्द मॉलिक्यूल्स होंगे जो उसमें से कुछ एनर्जी रिलीज कर देंगे, और वो किस फॉर्म में होगी, साउंड एनर्जी के फॉर्म में। तो ये आपकी इस पेंडुलम में से साउंड एनर्जी निकल रही है, ठीक है जी, ये आपकी साउंड एनर्जी निकल रही है। अगर आप इस पेंडुलम को स्पेस में ले जाओ, स्पेस में ले जाओ जहां पर ये एयर मॉलिक्यूल्स नहीं है, अगर आप इस पेंडुलम को स्पेस में ले जाओगे ना तो वहाँ ये एयर मॉलिक्यूल्स नहीं है, फिर जब आप एनर्जी अप्लाई करोगे आपका पेंडुलम जिंदगी भर मूव करता रहेगा, क्योंकि उसमें से कोई एनर्जी रिलीज नहीं होगी फिर, क्योंकि एयर मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे, कोई फ्रिक्शन अप्लाई नहीं होगी, तो पेंडुलम अपनी एनर्जी लूज भी नहीं करेगा, कोई साउंड पैदा नहीं होगी, पेंडुलम ताहयात जिंदगी भर ऐसे वाइब्रेट करता रहेगा। लेकिन अगर आप अर्थ के अंदर, ज़मीन में, अपनी ज़मीन के अंदर अगर आप पेंडुलम को मूव करेंगे, थोड़ी देर बाद वो रुक जाएगा, लाजमी रुकेगा। क्यों? क्योंकि जब आप उसमें आपका पेंडुलम जब वाइब्रेट कर रहा है तो इर्द गिर्द हवा के मॉलिक्यूल्स ने उसको घेरा हुआ है, टकरा टकरा के हवा के मॉलिक्यूल्स आपके इस पेंडुलम में से कुछ एनर्जी निकालते जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपकी पेंडुलम की एनर्जी रिलीज होती जाएगी, पेंडुलम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होते 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 रुक जाएगा। तो ये जो आपके पेंडुलम में से एनर्जी लॉस हो रही है ना, ये हो रही है इन द फॉर्म ऑफ साउंड, साउंड एनर्जी की जरूरत है। तो ये होती है साउंड। तो साउंड क्या है जी, एक एनर्जी की फॉर्म है जो कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से ताल्लुक़ रखती है, यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो वो एयर फ्रिक्शन की वजह से अपने अंदर से कुछ एनर्जी लूज करता है, और जो एनर्जी लूज कर रहा है वो किस फॉर्म में होती है, साउंड एनर्जी की फॉर्म में लूज कर देता है। तो जब भी आपका एक पेंडुलम वाइब्रेट करेगा इट विल प्रोड्यूस साउंड एनर्जी। अब साउंड वेव की बात करते हैं, ये तो साउंड एनर्जी हो गई, अब हम साउंड वेव की बात करते हैं। साउंड वेव क्या होती है, देखिए हमने जब वेव पढ़ा तो मैंने आपको बताया वेव क्या होता है जी, डिस्टर्बेंस होती है, और इस डिस्टर्बेंस का मकसद क्या होता है, एक पॉइंट से एनर्जी को दूसरे पॉइंट तक लेकर जाना। यानी अगर आपके पास एक एनर्जी ए पॉइंट पर मौजूद है और इसको बी पॉइंट तक जाना है, तो अब आपके इस बीच के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी, और ये डिस्टर्बेंस जो है आपकी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एनर्जी लेके चली जाएगी। इस डिस्टर्बेंस को हम कह रहे होते हैं वेव। यही मामला कुछ यहाँ पे होने वाला है कि ये आपका पेंडुलम है जी, ये आपका पेंडुलम है, वाइब्रेट कर रहा है, पेंडुलम है जी, ये वाइब्रेट कर रहा है। अब जब ये वाइब्रेट करेगा तो ये क्या रिलीज करेगा अपने अंदर से, ये अपने अंदर से क्या प्रोड्यूस करेगा, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ये आ गई साउंड एनर्जी। अब ये साउंड एनर्जी है इस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, ये साउंड एनर्जी है। अब साउंड एनर्जी को जो वेव लेके जाएगी ए पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यानी बी पॉइंट तक, जो वेव लेके जाएगी साउंड एनर्जी को ना, ये जो वेव लेके जा रही है साउंड एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जो वेव लेके जाती है, उस वेव को आप कहते हो साउंड वेव। ये साउंड वेव होती है। तो साउंड वेव क्या है जी, ऐसी वेव्स होती हैं, ऐसी डिस्टर्बेंस होती हैं जो साउंड एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर जा रही होती है, उनको हम कहते हैं कि वो साउंड वेव है। ठीक है, ये स्पेसिफिक नाम कर दिया। वैसे तो वेव क्या होती है जी, डिस्टर्बेंस होती है जो किसी भी एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही है, और हमने स्पेसिफिक कर दिया कि सिर्फ साउंड एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही है, तो हमने उसको क्या कहा, वो साउंड एनर्जी है। इसी तरह अगर आपके पास ए पॉइंट पर लाइट मौजूद है, लाइट एनर्जी मौजूद है, और लाइट को कोई वेव अगर लेके जा रही है बी पॉइंट तक, तो आप कहोगे वो वेव कौन सी है, वो लाइट वेव है। इंफ्रारेड एनर्जी है और अगर उसको एक वेव लेके जा रही है तो आप क्या कहोगे, वो इंफ्रारेड वेव्स है। इसी तरीके से साउंड एनर्जी अगर आपके पास एक जगह प्रोड्यूस हुई भी है और उसको एक वेव लेके जा रही है दूसरे पॉइंट तक, तो आप उस वेव को क्या नाम दे रहे हो, वो साउंड वेव होती है। तो साउंड वेव क्या होती है, ऐसी डिस्टर्बेंस होती है जो कि साउंड एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर जा रही होती है। साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक देखें अगर हम, तो पहली बात, साउंड वेव जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव।
लॉन्गिट्यूडनल वेव मैंने आपको बताया था जिनमें कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस होते हैं, और लॉन्गिट्यूडनल वेव मैंने आपको बताया था लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आर ऑलवेज मैकेनिकल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हमेशा मैकेनिकल वेव्स होती हैं, यानी इनको मीडियम चाहिए होता है। तो साउंड वेव जो होती है, जो है साउंड एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही होती है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, यानी इनमें कंप्रेशंस रेयरफैक्शंस मौजूद होता है। और ये मैकेनिकल वेव भी होती है, यानी इनको मीडियम चाहिए। अगर मीडियम नहीं होगा तो साउंड वेव ना बनेगी, ना आपकी साउंड एनर्जी आगे बढ़ेगी, ट्रेवल नहीं करेगी, रुकी रहेगी एक पॉइंट पर। ठीक है, तो अब हम जरा इन दो बातों को और डिटेल में ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ कोई मीडियम ही नहीं है, यहाँ कोई मीडियम ही नहीं है। अब जब मीडियम ही नहीं है तो सीधी बात है साउंड एनर्जी, साउंड वेव का तो सवाल तो छोड़ो, या तो साउंड एनर्जी पैदा नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स, ये रेसिस्ट करते हैं आपके पेंडुलम के मोशन को, जिसके पलटे में आपका पेंडुलम एनर्जी रिलीज करता है, जिसको आप कहते हो साउंड एनर्जी। अगर यहाँ मॉलिक्यूल्स ही नहीं है, यहाँ मॉलिक्यूल्स है ही नहीं, तो बताओ ना मुझे, पेंडुलम को कौन रेसिस्ट करेगा? कोई भी नहीं, पेंडुलम के मोशन को कोई रोकेगा ही नहीं। अब जब पेंडुलम के मोशन को कोई रोकेगा नहीं तो पेंडुलम अपनी एनर्जी भी रिलीज नहीं करेगा। तो अगर मीडियम नहीं है तो साउंड वेव भी नहीं होगी, साउंड एनर्जी भी प्रोड्यूस नहीं होगी। ऑब्जेक्ट सिर्फ वाइब्रेट करता रहेगा एक फिक्स एनर्जी के साथ, उसकी जितनी एनर्जी होगी ना उतनी एनर्जी रहेगी, ना लॉस होगी ना गेन होगी, उतनी ही एनर्जी रहेगी। अगर मॉलिक्यूल्स नहीं है तो ना अगर मॉलिक्यूल नहीं है तो ना साउंड वेव मौजूद है, ना वहाँ साउंड एनर्जी क्रिएट हो सकती है। जब आप साउंड एनर्जी क्रिएट ही नहीं हो रही तो लेके कौन जाएगा? कहीं है ही नहीं। हाँ, अगर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं तो फिर जाहिर बात है, अगर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ये मॉलिक्यूल्स बीच में मौजूद हैं, तो अब आपके ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपके इस पेंडुलम के मोशन को अपोज करेंगे, जिससे आपका पेंडुलम एनर्जी रिलीज करेगा, साउंड एनर्जी आ जाएगी। ये आ जाएगी आपके पास साउंड एनर्जी। अब ये साउंड एनर्जी क्या हो जाएगी जी? ये मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हो जाएंगे, ऐसे दब जाएंगे, ये कंप्रेशन आ जाएगा, ये कंप्रेशन आ जाएगा। फिर ये मॉलिक्यूल्स अपने बराबर वाले को दबाएंगे, फिर ये रेयरफैक्शन होगा, फिर अगले दबाएंगे, इस तरह कंप्रेशन आगे जाता जाएगा। ऐसे कंप्रेशंस, रेयरफैक्शंस, कंप्रेशंस, ऐसे रेयरफैक्शंस बन जाएंगे। ये आपकी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये सब आपके सामने ये हुआ, ये पुरानी वीडियो देख लीजिएगा कि जब एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो वो क्या करता है, अपने पहली लेयर को दबा देता है, मॉलिक्यूल्स को दबा दिया, दब गया, ये कंप्रेशन पैदा हो गया। ये क्या कहलाता है? कंप्रेशन। अब इसमें एनर्जी स्टोर है। अब क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स बराबर वाले मॉलिक्यूल से टकराएंगे, कंप्रेशन बराबर वाले मॉलिक्यूल्स दब जाएंगे। अब कंप्रेशन देखें आगे हो गया। अब ये कंप्रेशन बराबर वाले मॉलिक्यूल्स से टकराएगा, अपनी एनर्जी बराबर वाले मॉलिक्यूल्स को दे देगा, पलटे में बराबर वाले मॉलिक्यूल्स दब जाएंगे, ये कंप्रेशन आगे जाता जा रहा है। और जहाँ पर कंप्रेशन जाता है जाहिर बात है पीछे के मॉलिक्यूल्स आगे के मॉलिक्यूल्स खुले हुए, तो उसको कहते हैं रेयरफैक्शंस। तो आपका ऐसे कंप्रेशन से रेयरफैक्शंस आगे जा रहा होता है। तो अब अगर हम इसको सिंप्लिसिटी में करके देखें इसको, अगर हम, तो हमारे पास ये पेंडुलम है, ठीक है जी। जब आपने इस पेंडुलम को मोशन में लाया, इसमें वाइब्रेशन पैदा करी, तो क्या क्रिएट हुई यहाँ पे? साउंड एनर्जी। अब साउंड एनर्जी आपकी क्या करेगी जी? आपके इर्द गिर्द के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस पैदा कर देगी। तो ये कंप्रेशन आ जाएगा, तो ये बराबर में रेयरफैक्शन है, फिर ये कंप्रेशन, फिर ये रेयरफैक्शन है, फिर ये कंप्रेशन, फिर ये रेयरफैक्शन, ये कंप्रेशन, ऐसे ये ट्रैवल होती जाएगी। ये ब्लैक डॉट जो बना रहा हूँ ये कंप्रेस हुए हुए मॉलिक्यूल्स हैं। ऐसे ये कंप्रेस हुए हुए मॉलिक्यूल्स आपके आगे ट्रांसफर होते जाएंगे, आगे आके आपका ये कान है, यहाँ पर आपको रिसीव हो जाएगी। तो ये क्या है? कंप्रेशंस हो गए, और ये क्या है? ये रेयरफैक्शंस हो गई। तो ऐसे कंप्रेशंस रेयरफैक्शंस बनेंगे आपके एयर मॉलिक्यूल्स के अंदर, और आपकी एनर्जी जो है, अब ये जो कंप्रेशन रेयरफैक्शन है ये क्या है? ये साउंड वेव है। ये आपकी क्या हो गई? साउंड वेव हो गई। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है और इसको मीडियम चाहिए होता है, मैकेनिकल वेव है। तो साउंड क्या है जी? साउंड एक एनर्जी होती है जो कि ऑब्जेक्ट जब वाइब्रेट करता है तो उसमें से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम साउंड कहते हैं। वजह क्या है? आपके जो एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके वाइब्रेटरी मोशन को रोकते हैं, पलटे में आपका जो पेंडुलम है वो कुछ एनर्जी रिलीज कर देता है, उस एनर्जी को हम कह रहे होते हैं साउंड एनर्जी। अब साउंड एनर्जी को जो वेव एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती है उसको हम कहते हैं साउंड वेव। करेक्टरिस्टिक्स के अतबार से साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल होती है और मैकेनिकल होती है, यानी कि साउंड वेव बनने के लिए बीच में मॉलिक्यूल्स का होना ज़रूरी है, और फिर उन मॉलिक्यूल्स में कंप्रेशंस रेयरफैक्शंस बनते हैं। तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव हो गई और मैकेनिकल वेव हो गई।
क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है लॉन्गिट्यूडनल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि यूँ ऐसे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, तो यूँ, और वेव भी ऐसे ही जा रही है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। और बता चुका हूँ कि कंप्रेशन और रेफेक्शंस जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्रिएट होते हैं। अब आते हैं जी मजीद आगे की तरफ जाते हैं। साउंड वेव को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। साउंड वेव को हमने डिवाइड किया हुआ है 3 कैटेगरी में। साउंड एनर्जी नहीं, साउंड वेव्स, ठीक है। साउंड वेव्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। साउंड वेव को हमने फ्रीक्वेंसी के एतबार से 3 कैटेगरी में तकसीम किया हुआ। याद होगा आपको फ्रीक्वेंसी क्या होती है जी, 1 सेकंड में कितने कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस पैदा हो रहा है, इसको आप कहते हो कि ये फ्रीक्वेंसी होती है। नंबर ऑफ वेव जनरेटेड इन 1 सेकंड, 1 सेकंड में कितनी वेव। अगर एक ऑब्जेक्ट ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा होगा तो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि वो ज़्यादा वेव क्रिएट करेगा। और एक ऑब्जेक्ट अगर स्लो वाइब्रेट कर रहा होगा, हल्के हल्के से वाइब्रेट कर रहा होगा, तो फिर जो है उसमें कम वेव्स पैदा हो रही होंगी और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम होगी। तो फ्रीक्वेंसी मैंने आपको रिपीट कर दिया। फ्रीक्वेंसी के एतबार से हमने साउंड वेव को 3 कैटेगरी में तकसीम किया हुआ है। पहली कहलाती है जी इंफ्रासोनिक वेव। इंफ्रासोनिक वेव्स ये ऐसी साउंड वेव्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है, जिनकी फ्रीक्वेंसी यानी एफ जो है वो 20 हर्ट्ज से कम होगी, ठीक है, 20 हर्ट्ज से कम होगी। ऐसी साउंड वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो, यानी कि 4 वेव्स पैदा कर रहा हो 1 सेकंड में, 6, 8, 10, 20 से कम वेव पैदा कर रहा हो 1 सेकंड के अंदर, 20 से कम वेव, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, बस 1 सेकंड में 20। यानी कि अगर एक नॉर्मल आपका पेंडुलम वाइब्रेट करता है तो खुद अंदाजा लगा ले ये 1 सेकंड में कितनी वाइब्रेशन कर लेगा, 1, 2, 4, 10, 15, तो वो इंफ्रासोनिक वेव पैदा करेगा पेंडुलम। तो पहली वेव होती है साउंड वेव्स की, पहली कैटेगरी है जी इंफ्रासोनिक वेव्स। ये ऐसी साउंड वेव्स होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है, यानी 1 सेकंड में 20 हर्ट्ज 20 जो है वेव्स की रेट हो रही होती है। दूसरी कैटेगरी जो होती है उसको हम कहते हैं ऑडेबल, ऑडेबल वेव्स। ऑडेबल साउंड वेव्स क्या होती है जी, ऐसी साउंड वेव्स को कहते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है उसकी एक रेंज होती है 20 से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की, यानी ऐसी साउंड वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 से लेके 20,000 तक हो, इसके बीच में आ रही हो, ऐसी साउंड वेव्स को हम कहते हैं ऑडेबल। यानी या तो अगर कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है 20, 1 सेकंड में 20 वाइब्रेशन हो रही हैं या 20,000 या इसके बीच की, तो वो जो साउंड वेव क्रिएट कर रहा होगा उसको आप कहोगे ऑडेबल वेव। जबकि तीसरी कैटेगरी होती है जी अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स क्या होती है जी, ऐसी साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन 20,000। तो फ्रीक्वेंसी के एतबार से हमने साउंड की 3 कैटेगरी बना दी, साउंड वेव की 3 टाइप्स कर दी हमने फ्रीक्वेंसी के एतबार से। अगर 20 से कम फ्रीक्वेंसी है तो हम ऐसी साउंड वेव को कहते हैं कि वो इंफ्रासोनिक वेव्स है। अगर 20 से 20,000 तक की है तो हम कहेंगे कि वो ऑडेबल है। और अगर हम भी देखते हैं कि जी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है तो हम कहेंगे कि वो अल्ट्रासोनिक वेव्स है। हर फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जी 1 सेकंड में कितनी वेव। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट कम वाइब्रेट कर रहा है जी, आप देखते हो कि उसकी जो ये पेंडुलम फॉर एग्जांपल ये इसकी जो ये कंप्लीट वाइब्रेशन है, आप देखते हैं जी कि ये मिसाल है 10 वाइब्रेट कर रहा है 1 सेकंड में, 10 वाइब्रेशन कर रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 10 हर्ट्ज, ठीक है। ये कौन सी हो गई, इंफ्रासोनिक। अगर आप देखते हैं जी कि पेंडुलम बड़ा खतरनाक तरीके से वाइब्रेट कर रहा है जी, इसकी 1 सेकंड के अंदर वाइब्रेशन कितनी आ रही है जी, 10,000, 1 सेकंड में 10,000 चक्कर कंप्लीट कर लिए, तो हम कहेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 10,000। और इसकी जो वेव्स निकल रही होंगी ना, साउंड वेव जो निकल रही होंगी, हम उनको कहेंगे कि वो ऑडेबल साउंड वेव है। और अगर हम देखते हैं जी कि पेंडुलम बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाइब्रेट कर रहा है और इसकी हमने वाइब्रेशन नोट की जी, इसकी वाइब्रेशन सपोज करो जी 40,000 हर्ट्ज आ रहा है, यानी 1 सेकंड में 40,000 दफ़ा वाइब्रेट हुआ है, तो हम कहेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 40,000 है। लिहाजा इसमें से जो वेव जनरेट होंगी उसकी फ्रीक्वेंसी 40,000 होगी और उनको कहेंगे अल्ट्रासोनिक। तो ये तो साउंड की 3 कैटेगरीज हो गई। तो फ्रीक्वेंसी के अतबार से हमने साउंड वेव को 3 हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। एक कम फ्रीक्वेंसी वाली साउंड होती है 20 हर्ट्ज से कम, इंफ्रासोनिक। एक मीडियम रेंज की होती है जी 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की, ऑडेबल। और एक अल्ट्रासोनिक। हमारे पास ये जो बीच वाली साउंड है ना, ये वाली,
ऑडिबल, हमारा कान खाली इनको डिटेक्ट कर सकता है, दैट साउंड कैन बी डिटेक्ट बाय अस। ये हेरेबल होती है, इनको हम सुन सकते हैं, हेरेबल। बाकी हम इनको नहीं सुन सकते, इनको हम नहीं सुन सकते। यानी हमारा कान जो है, हमारा कान मैंने कहा ना, जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि दुनिया के अंदर बहुत सारी ज़बान है, इंग्लिश, फारसी, अरबी, उर्दू, पंजाबी, हिंदी और रशियन, चाइनीज़, जैपनीज़, दुनिया में बहुत सारी ज़बान है। लेकिन हम खाली, हमारी ज़बान खाली एक दो ही ज़बान बोल सकते हैं, इंग्लिश और उर्दू। हम खाली एक दो ज़बान बोल सकते हैं, बाकी सारी ज़बानें हम नहीं बोल सकते। इसी तरीके से आपके पास इर्द गिर्द 3 किस्म की साउंड वेव पैदा होती हैं। 3 किस्म की साउंड वेव पैदा होती हैं आपके इर्द गिर्द। जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा, या तो वो अल्ट्रासोनिक, या वो ऑडिबल, या इंफ्रासोनिक, आपके कान खाली ऑडिबल साउंड डिटेक्ट कर सकते हैं, सिर्फ ये वाली। इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक वेव हमारे कान डिटेक्ट नहीं कर सकते। यही वजह है कि अगर आपके सामने एक पेंडुलम रख दिया जाए, अगर आपके सामने एक पेंडुलम रख दिया जाए और वो वाइब्रेट कर रहा होगा, तो आपको उसमें से जो पैदा होगी साउंड वेव, ये वाइब्रेट कर रहा है, तब इसमें से ये जो एनर्जी पैदा हुई है, साउंड एनर्जी, आप इसको नहीं सुन पाओगे। आपको इसकी आवाज़ कहाँ आएगी? पेंडुलम जब वाइब्रेट कर रहा होता है, आपको उसमें से आवाज़ आती है कोई? नहीं। क्यों? क्योंकि पेंडुलम की वाइब्रेशन बहुत कम होती है। ये जो साउंड जनरेट हो रही होती है, ये इंफ्रासोनिक होती है, ये इंफ्रासोनिक साउंड होती है। पेंडुलम कितना वाइब्रेट कर रहा होगा, खुद सोच लो। अगर आपने अपने सामने एक पेंडुलम रखा हुआ है जी, और आप उसको मूव करा रहे हो, वाइब्रेशन कर रहे हो, कितना वाइब्रेशन कर लेगा? एक सेकंड के अंदर 2 चक्कर लगा लेगा, 3 चल लेगा जी, 4 5, बहुत ज़्यादा तेज वाइब्रेट कर रहा होगा 10। तो फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है? 1 2 3 4, मैक्सिमम 10। तो ये जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी 20 से कम है। हमारा कान इंफ्रासोनिक डिटेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए हमारे कान में ये आवाज़ें पड़ेंगी ज़रूर, हमारे कान के अंदर एंटर ज़रूर होंगे, लेकिन हमारा दिमाग इसको रीड नहीं करता, इसलिए हमें आवाज़ ही नहीं आ रही है। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा अगर कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा होगा, बहुत ज़्यादा खतरनाक आवाज़ें पैदा हो रही होंगी उसमें, अल्ट्रासोनिक, हम वो भी नहीं डिटेक्ट कर सकते। आपके सामने एक डॉक्टरों के पास एक मशीन होती है, अल्ट्रासाउंड मशीन, सुना होगा आपने अल्ट्रासाउंड, वो यहीं से अल्ट्रासोनिक से निकला हुआ है। एक मशीन होती है डॉक्टरों के पास, अल्ट्रासाउंड, उसके अंदर से एक डिवाइस होती है, उसमें से वेव्स जनरेट होती है। उन वेव्स की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, बहुत खतरनाक वेव्स होती है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होती है। तो जो आपकी वेव जनरेट हो रही होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, वो ये होती है जी अल्ट्रासोनिक। इसलिए आपने इस मशीन का नाम रखा होता है अल्ट्रासाउंड। अब ये जो अल्ट्रासाउंड है, ये जो वेव्स निकल रही हैं, ये हमारे कानों में ज़रूर पड़ती होंगी, लेकिन हमारा कान इनको डिटेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए हमें अल्ट्रासाउंड मशीन में से भी कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी। लेकिन क्या अल्ट्रासाउंड मशीन वाइब्रेट नहीं कर रही? कर रही है वाइब्रेट। अल्ट्रासाउंड मशीन वाइब्रेट कर रही है, हमें आवाज़ नहीं आ रही। हमारे बहुत से इर्द गिर्द की चीज़ें वाइब्रेट कर रही होती है, हमें उसमें से आवाज़ नहीं आ रही होती। एक गाड़ी चल रही होती है, गाड़ी चलते हुए अगर आप हाथ लगाओ दरवाज़ों पे, दरवाजे वाइब्रेट हो रहे होते हैं। डैशबोर्ड पर हाथ लगाओ, स्टीयरिंग पे हाथ लगाओ, सब वाइब्रेट कर रहा होता है, लेकिन आपको उनमें से तो आवाज़ नहीं सुनाई दे रही होती, क्योंकि उनकी वाइब्रेशन की वजह से इंफ्रासोनिक या अल्ट्रासोनिक, यही मामला होगा। इंफ्रासोनिक होता है गाड़ियों के मामले में। तो जब आप एक गाड़ी ड्राइव कर रहे होगे, आपको महसूस होगा आपका स्टीयरिंग हिल रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, दरवाज़ा वाइब्रेट कर रहा होता है, लेकिन आपको उसमें से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही होती। क्या वो साउंड एनर्जी पैदा नहीं कर रहा? कर रहा है। बस फ़र्क क्या है? वो इंफ्रासोनिक है जी, हल्की हल्की सी वाइब्रेशन है, 20 से कम फ्रीक्वेंसी है, हमारे कान उनको डिटेक्ट नहीं करते, हम खाली इनको डिटेक्ट कर सकते। कुत्ते वगैरह जो होते हैं, कुत्ते, डॉल्फिन मछली जो होती है, व्हेल होती है, बैट होता है, उनके कान जो है ऑडिबल के साथ साथ अल्ट्रासाउंड भी डिटेक्ट कर सकते हैं। कुत्ते जो होते हैं वो अल्ट्रासोनिक वेव्स भी डिटेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो हमारी अर्थ वेव्स होती है ना, हमारी जो, जिनकी वजह से हमारे जलजले आते हैं, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती है, बहुत ही खतरनाक, सुपरसोनिक होती है, उसको अल्ट्रासोनिक से भी तेज सुपरसोनिक कहते हैं। तब हमारी जब अर्थ शेक करती है ना, हमारी जब अर्थ ज़मीन शेक करती है, जिसको हम कहते हैं जलजला आ गया, जलजले में क्या होता है जी, आपकी अर्थ जो है ना वो शेक करती है, ऐसे वाइब्रेट करती है। अब ये वाइब्रेट कर रही है, जाहिर बात है यहाँ से भी एनर्जी रिलीज होगी, साउंड। तो हमने पहले कहा है, साउंड, हर वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट साउंड पैदा करता है। तो जब जलजला आता है ना, तो जलजला किसे कहते हैं कि आपकी अर्थ वाइब्रेट करेगी, ऊपर नीचे ऐसे होगी, बहुत ज़्यादा खतरनाक वाइब्रेशन होती है, साउंड पैदा जो होती है ना, वो अल्ट्रासोनिक होती है, 20,000 से ज़्यादा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। हमारे कान उसको डिटेक्ट नहीं करते, हमें पता ही नहीं चल रहा कि ज़मीन हिल रही है जी, जलजला आने वाला है।
लेकिन कुत्ते, परिंदे वगैरह ये डिटेक्ट कर सकते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड को। इनको जैसी ये साउंड महसूस हुई, इनको इन्होंने ये डिटेक्ट कर ली, ये उड़ जाते, पता चल जाता है इनको पहले से, ये उड़ जाते, भाग जाते, कुत्ते उत्ते भाग जाते, हमें पता ही नहीं चलता, हम मर जाते। तो ये जो अर्थक्वेक में जो हमारी वेव्स क्रिएट हो रही होती हैं, वो भी अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, हमारे कान डिटेक्ट नहीं करते, जानवर डिटेक्ट कर लेते हैं। अक्सर आप देखते हो जी कि कुत्ते रात में भौंकना शुरू कर देते हैं, और हम कहते हैं जी वो कोई भूत देख लिया उसने, कोई जानवर देख लिया, एक्चुअल में उसने कोई अल्ट्रासोनिक वेव सुन ली जो हमारे कान नहीं डिटेक्ट कर रहा है, उस वजह से वो भौंक रहा है। अल्ट्रासोनिक वेव यानी कि कोई ऐसी वेव सुन ली जिसने 20,000 से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी, हमारे कान उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, उसके कान डिटेक्ट कर सकते, उसने सुन लिया इसलिए उसका वो जवाब दे रहा है। हम क्या कहते हैं जी, भूत देख लिया उसने, ये देख लिया, वो देख लिया। तो आपकी बात याद रखिएगा, हर वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट साउंड प्रोड्यूस करेगा। हाँ, आप सारी साउंड नहीं सुन सकते, ये और बात है। एवरी वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस साउंड, बट वी कैन नॉट हेयर ऑल साउंड। हर वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, चाहे वो पर्दा आपका हल्का सा हिल रहा हो, चाहे आपकी गाड़ी का डैशबोर्ड हिल रहा हो, चाहे आपकी अर्थ जलजले से पहले शेक करती है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा साउंड एनर्जी पैदा होगी, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स की रेसिस्टेंस की वजह से एनर्जी लूज करेगा, एनर्जी साउंड की सूरत में लूज करेगा। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा, इट विल प्रोड्यूस साउंड। अब वो साउंड 3 कैटेगरी की होंगी, तेज, दरमियानी या हल्की। हम दरमियानी वाली सुन सकते हैं, इसलिए हमें खाली ऑडिबल सुनाई देती है। कुत्ते वगैरह जानवर ये तो अल्ट्रासोनिक भी सुन सकते हैं, डॉल्फिन वगैरह, बैट वगैरह ये सुन लेते हैं, इसलिए बेचारे ये जल्दी से पहले उड़ जाते हैं और बच जाते हैं। तो ये था जी हमारा साउंड एनर्जी और साउंड वेव से मुतालिक। साउंड एनर्जी मैंने आपको बताया, साउंड एनर्जी क्या होती है, एक एनर्जी है जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से एसोसिएट होती है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा तो उसमें से जो एनर्जी रिलीज होती है वो साउंड एनर्जी होती है। और साउंड वेव क्या होती है जी, आपकी साउंड एनर्जी को कैरी करने वाली वेव्स साउंड वेव्स कहलाती हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, ये मैकेनिकल वेव्स होती हैं, और इनको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है फ्रीक्वेंसी के एतबार से। यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करेगा 3 किस्म की साउंड वेव्स पैदा कर सकता है वो। हल्की वाली कहलाती है इंफ्रासोनिक, दरमियानी कहलाती है ऑडिबल, और हाई फ्रीक्वेंसी वाली होती है अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं, इंफ्रासाउंड भी कहते हैं इसको, ऑडिबल, और इसको अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं। इनमें से आप खाली ऑडिबल सुन सकते हो। कुत्ते वगैरह जो होते हैं वो अल्ट्रासोनिक भी सुन सकते हैं, ऑडिबल भी सुन सकते हैं, बैट भी सुन सकता है। ठीक है जी, तो ये आपके पास साउंड की वेव वगैरह से रिलेटेड मालूमात थी। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में साउंड की टाइप, साउंड वेव की 2 टाइप पढ़ेंगे। साउंड की 2 टाइप पढ़ेंगे, एक म्यूजिकल साउंड और एक नॉइस। ये इंशाल्लाह हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। एक म्यूजिकल साउंड होता है और एक नॉइस होती है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि मुझे असल में टॉपिक इतने सारे हैं ना, कन्फ्यूजन हो जाती है। तो अब हम पढ़ेंगे जी टाइप ऑफ साउंड इन द नेक्स्ट क्लास। टाइप्स ऑफ साउंड, आवाज़ की 2 किस्में होती हैं जी। एक आवाज़ को हम कहते हैं म्यूजिकल साउंड, एक को हम कहते हैं नॉइस। चले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम क्लास को वाइंड अप करेंगे। 2 टाइप्स होती हैं जी हमारे पास साउंड की। पहली कहलाती है नॉइस और दूसरी कहलाती है म्यूजिकल साउंड। नॉइस और म्यूजिकल साउंड। नॉइस क्या होती है जी, नॉइस कहते हैं जी पहली बात ऐसी आवाज़ों को जो हमारे कानों में अनप्लेजेंट इफेक्ट पैदा करती है। गलत तासुर, बेकार तासुर, जहर तासुर। अनप्लेजेंट इफेक्ट लिख रहा था, एयर लिख दिया। अनप्लेजेंट इफेक्ट ऑन एयर, यानी ऐसी आवाज़ जो अगर आपके कान में पड़े तो आपको अच्छा तासुर ना मिले, मज़ा ना आए आपको, बेकार सी लगे, जहर लगे, बुरी लगे आवाज़, ऐसी आवाज़ों को हम कहते हैं नॉइस। मेरी आवाज़ नॉइस है क्योंकि आपके कानों को ये अच्छा तासुर नहीं देती होगी, अजीब सी लगती होगी, जहर मोटी सी। तो इट इज़ कॉल्ड नॉइस बिकॉज इट इज़ प्रोड्यूसिंग अनप्लेजेंट इफेक्ट इन द एयर। बस का हॉर्न अजीब लगता है जी, कान को जब पड़ता है अच्छा नहीं लगता जी, चुभता है जी, थोड़ा सा इफेक्ट पड़ रहा होता है कान पर, तो हम उसको कहेंगे कि वो नॉइस है। तो ऐसी आवाज़ें जो आपके कानों में अच्छा तासुर पेश नहीं करती, जहर बुरा तासुर पेश करती हैं, उनको हम कहते हैं नॉइस। जबकि म्यूजिकल साउंड क्या होंगी जी, ऐसी आवाज़ें जो हमारे कान को सुकून बख्शती हैं, प्लेजेंट इफेक्ट दें हमारे कान को, प्लेजेंट इफेक्ट ऑन एयर। तो ऐसी आवाज़ें जो अगर आपके कान पे पड़ें, आपको सुकून मिले, आपको अच्छा इफेक्ट हो, अच्छा एहसास हो, ऐसी आवाज़ों को आप कहते हो म्यूजिकल साउंड।
मिसाल के तौर पे बस की आवाज़ अगर आप सुनोगे आप, तो क्या हम भी, कोई भी इंसान होगा, उसके कानों को अच्छा तासुर नहीं मिलेगा। पॉं ऐसा अजीब सा आती है जी, मैं तो माइक पे भी नहीं बोल सकता। अजीब सा कान को बुरा लगता है जी, वो कान आवाज़ चुभती है जी कान को, ऐसी आवाज़ को हम कहेंगे नॉइस। जबकि गिटार, म्यूजिकल साउंड जो होते हैं जी, हल्का सा वायलिन अगर बज रहा हो, पियानो बज रहा हो, तो दे आर प्लेजेंट इफेक्ट, दे हैव प्लेजेंट इफेक्ट ऑन द ईयर। जब हमारे कान में ये पियानो बचे पड़ेगा, हमें बड़ा सुकून सा मिलेगा, सुरूर सा आएगा, तो इनको हम कहेंगे कि ये प्लेजेंट इफेक्ट है जी। तो इसको हम कहेंगे म्यूजिकल साउंड। तो एक नॉइस जो है, जो बेकार साउंड होती है, उनका नॉइस कहते हैं, म्यूजिकल साउंड कहते हैं। जिनकी प्रेजेंट रीजन क्या है जिनका, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? ये जो म्यूजिकल साउंड होती है ना, इनमें बड़ा पीरियोडिक सा स्मूथ सा फ्लक्चुएशन होता है। यानी ये नहीं होगा कि एकदम से बढ़ जाएंगी, एकदम से गिर जाएंगी, एकदम से इंक्रीज, एकदम से डिक्रीज, ऐसा नहीं होगा। यानी अगर आपके पास देखें ये साउंड वेव है, एकदम से आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, फिर आहिस्ता से कम होना शुरू हो जाएगी, फिर थोड़ी सी इंक्रीज, फिर थोड़ी सी डिक्रीज, ऐसे स्मूथ होती हैं ये। बढ़ गई आहिस्ता से, फिर ये आहिस्ता से नीचे आ रही है, फिर ये एकदम नीचे आ रही है, फिर थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, फिर नीचे आ रही है, ऐसे होता है। नीचे आ रही है जी, ये ऊपर गई, फिर आहिस्ता से, फिर ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने जब ये ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मैंने इसको स्मूथ बना रहा हूँ, एकदम से इंक्रीज डिक्रीज नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि एकदम से बढ़ रही है आवाज़, फिर एकदम से कम हो रही है, आहिस्ता से गिरती है जी, फिर दोबारा उठ जाती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता गिरती है। ऐसी आवाज़ें जो है हमारे कानों को अच्छी लगती हैं, ये म्यूजिकल साउंड होती है। जबकि नॉइस की बात करें, तो नॉइस क्या होगा जी, कि एकदम से आपकी आवाज़ बढ़ गई, एकदम से कम हो गई, फिर एकदम बढ़ गई, देखें, फिर एकदम बढ़ गई है, ऐसे ऐसे अचानक फ्लक्चुएशन आ रहा होगा, एकदम से बढ़ेगी, एकदम से कम हो जाएगी, फिर एकदम से बहुत ज़्यादा पीक पे चली जाएगी, फिर एकदम से बहुत नीचे आ जाएगी। तो ये स्मूथ होता है म्यूजिकल साउंड का, जो अगर हम वेव फॉर्म बनाए तो स्मूथ होता है। और ये जो है वो स्मूथ नहीं होता, अनस्मूथ होता है, एकदम से फ्लक्चुएट हो रहा होता है, फ्लक्चुएशन होती है इसमें बहुत। सीधी सी बात है, अगर आप एक बच्चे से बोलोगे जी कि एक नाक, एक ड्राइंग बनाओ, तो अगर आप एक बच्चे से बोलोगे कि जी बच्चे ड्राइंग बना भाई, तो वो ऐसे बनाएगा जी डायग्राम, ये ऐसे नाक बनानी होगी उसको, तो आहिस्ता आहिस्ता से नाक को इंक्रीज करेगा। एक बड़े आदमी की बात कर रहा हूँ, सॉरी। आहिस्ता से नाक को आहिस्ता से घुमाना शुरू करेगा, ये लिया है जी स्मूथ सी नाक, स्मूथ कटिंग नज़र आ रही है आपको इसकी। यानी एकदम से लाइन को मोड़ता नहीं है, एकदम से देखें लाइन मोड़ नहीं रहा, आहिस्ता 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 मोड़ रहा है, ये हम कहेंगे कि स्मूथ ड्राइंग है बड़ी। जबकि फ्लक, ये नॉइस किस टाइप की हो जाएगा, जैसे एकदम से आ रहा है, ये एकदम से ये ये नाक बनाई अजीब सी, देखें एकदम से मोड़ दी, एकदम से मोड़ दी, हम क्या कहेंगे, ये स्मूथ नहीं है, नॉन स्मूथ है। तो ये म्यूजिकल साउंड जो होती है ना, जब ये किसी इंस्ट्रूमेंट से पैदा हो रही होती है, तो इनका अगर हम वेव फॉर्म देखेंगे, तो एकदम से राइज एंड फॉल नहीं होता, आहिस्ता से आवाज़ बढ़ रही होगी, आहिस्ता से आवाज़ कम हो रही होगी, आहिस्ता से देखा ना, तो गिटार, गिटार पे अगर आप स्ट्रिंग बजाओ, तो पंग एकदम से आती है, फिर आवाज़, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होती है, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही होती है। तो म्यूजिकल साउंड जो होती है, ऐसी आवाज़ें होती हैं जिनमें अचानक कम हुई भारी नहीं होती, कमी बेशी नहीं होती, आहिस्ता से इंक्रीज होगी, आहिस्ता से डिक्रीज होगी, इसको आप कहोगे म्यूजिकल साउंड। और नॉइस किसे कहोगे, जिसमें अचानक से बढ़ जाती है, अचानक से कम हो जाती है, ऐसा अजीब सा फ्लक्चुएशन आ रहा होता है, अचानक इंक्रीज हो जाएगी, इसको आप कहोगे नॉइस। एक सीधी सी एग्जाम्पल है जी, आपके पास टीवी में गाना चल रहा है, अगर आप गाने की आवाज़ को आहिस्ता आहिस्ता से इंक्रीज करोगे, तो आपको तो वो म्यूजिकल साउंड ही लगेगा, अच्छे लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ इंक्रीज हो रही है, थोड़ी सी बढ़ जाएगी 10 20, आपको अच्छी लगेगी म्यूजिकल साउंड। लेकिन अगर एक बच्चा आ जाए जी, कम आवाज़ में गाना चले, एकदम से तेज़ कर दे, फुल कर दे, फिर तो आपको वो म्यूजिकल साउंड बुरी लगने लग जाएगी ना। एकदम से तेज़ कर देगा, आपको ये क्या हुआ, ये क्या इतनी तेज़ आवाज़ हो गई, तो ये अचानक फ्लक्चुएशन है जी, नॉइस। ठीक है, तो ये दो टाइप होती है हमारे पास साउंड की, एक कहलाती है नॉइस, ये ऐसी आवाज़ें होती हैं जिनमें अचानक से राइज एंड फॉल हो रहा होता है, जिसकी वजह से ये हमारे कानों को अनप्लेजेंट इफेक्ट देती है। जबकि म्यूजिकल साउंड क्या होता है जी, इनमें बड़ा स्मूथ जो है वो राइज एंड फॉल होता है, आहिस्ता से बढ़ती हैं, फिर आराम से कम होती हैं, फिर आराम से बढ़ती हैं, आराम से कम होती हैं, और ऐसी आवाज़ें हमारे कानों को अच्छा इफेक्ट पेश करती हैं, इनको हम कहते हैं कि ये म्यूजिकल साउंड है। जितने भी हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनसे म्यूजिकल साउंड पैदा हो रही होती है, अगर उन्हीं में ही हम अचानक से राइज एंड फॉल पैदा करते तो वो म्यूजिकल साउंड नॉइज भी बन जाएगी। मैंने बताया ना, नॉइज भी बन जाएगी। अगर एक मेहदी हसन गाना गा रहा है, आपने देखा होगा उसके सुर आहिस्ता आहिस्ता पकड़ता है वो आहिस्ता आहिस्ता पकड़ेगा जी,
अगर उसको आवाज़ अपनी इंक्रीज़ करनी है तो वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएगा ऐसे। खैर मेरी आवाज़ तो नॉइज़ आ रही होगी, लेकिन अगर हम यही मेहंदी हसन अपनी अचानक आवाज़ को तेज कर दे, अचानक एकदम कम कर दे, आ हू चीखना शुरू कर दे, हम कहेंगे मेहदी हसन के तो गले में कौवा आ गया। वही म्यूजिकल साउंड, वही शख्स, उसने क्या कर दी नॉइस, वही राइज एंड फॉल का फर्क आ रहा है। तो ये था हमारे आज की क्लास का टॉपिक। इंशाल्लाह अब हम इस चीज़ को, म्यूजिकल साउंड के 3 करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लाउडनेस और पिच और क्वालिटी, वो इंशाल्लाह हम कल की क्लास में देखेंगे। और आज की क्लास अब हम वाइंड अप करने जा रहे हैं।